आपकी कहानी एक ऐसे करोड़पति या यूं कहें कि अरबपति बिजनेसमैन की है जिसका कत्ल होता है। उस कत्ल के लिए महीनों साजिश रची जाती है और अफसोस की बात यह है कि जो कातिल है वो इतना करीबी है कि सुनकर भी यकीन नहीं होता। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिनका जुर्म के साथ रिश्ता न रहा। हर रिश्ते के साथ जुर्म हुआ और हर रिश्ते ने जुर्म किया है। तो आपकी कहानी भी ऐसी ही है। उडुपी शहर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसका नाम है भास्कर शेट्टी। धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। सऊदी अरब में सुपरमार्केट की चेन खोलता है, बहुत सारे वहां पे सुपरमार्केट की दुकानें उसकी। होटल का भी उसका बिजनेस है। उडुपी में एक बहुत बड़ा होटल बनाता है, दुर्गा होटल, और ज्यादातर वो सऊदी अरब में रहता है। शादी हो चुकी थी, एक बेटा था, लेकिन फिर हालात ऐसे बनते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में शेट्टी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2015 आते आते भास्कर शेट्टी को ऐसा एहसास होता है कि उसकी जो वाइफ है राजेश्वरी शेट्टी, उस राजेश्वरी का एक ज्योतिषी उनके साथ रिश्ते में। अब इस शक को लेके बहुत ज्यादा परेशान भास्कर शेट्टी, लेकिन वो पहले कहता है कि मुझे उठाने से पहले सारे सबूत ले आए, और इसी कोशिश में वो लगा रहता है। अभी सऊदी अरब में है वो। इस दौरान में इधर इंडिया में ये होता है कि राजेश्वरी का एक बेटा जिसका नाम नवनीत शेट्टी, वो अक्सर बीमार रहा करता था। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और इसी में कुछ लोगों ने उसको सलाह मशवरा दिया कि ज्योतिषी है उनके पास जाओ और उन ज्योतिषी के जरिए बहुत कुछ बदल जाएगा, तो बेटे की सेहत ठीक हो जाए। इसके लिए राजेश्वरी एक ज्योतिष से मिलती है और उन ज्योतिषी का नाम था निरंजन भट्ट। अब राजेश्वरी निरंजन भट्ट के संपर्क में आती है। निरंजन भट्ट राजेश्वरी के बेटे को देखता है, नवनीत को, और उसके बाद फिर वो तमाम चीजें, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सारी चीजें करता रहता है। राजेश्वरी काली मां की भक्त थी और एक बार वो भट्ट से कहती है कि मुझे काली मां के दर्शन के लिए बनौल जाना है। घर वाले आपत्ति करते नहीं, तो वो अपने बेटे नवनीत और निरंजन भट्ट के साथ वहां जाती है। फिर ये लोग वहां से मुंबई आते हैं। मुंबई में नवनीत अपने कजन के घर चला जाता है। अब राजेश्वरी और वो ज्योतिष जो है एक लॉज में रहते हैं अलग से, और ये सारी चीजें हो रही है। और इस दौरान में उधर सऊदी अरब में बैठे भास्कर शेट्टी को लगातार ये बात पता चल रही है कि उनकी बीवी जो है वो एक ज्योतिषी के बेहद करीब आती जा रही है, और ये करीबी सच में थी। इस दौरान में राजेश्वरी ने उस ज्योतिषी को, निरंजन भट्ट को, हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट दिए, कपड़े दिए, गाड़ी दी, यहां तक कि घर खरीद कर दिया, और ये सब कुछ चलता रहा। मई 2016 में जब भास्कर शेट्टी को यकीन हो जाता है कि उनकी बीवी का इस ज्योतिषी के साथ एक संबंध है, तो वो सऊदी अरब से उडुपी पहुंचते हैं इंडिया। इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। पत्नी कहती है कि ये झूठा एलिगेशन है, लेकिन फिर भास्कर शेट्टी उसे कुछ सबूत दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो दोनों के करीबी रिश्तों की कहानी बयान कर रही थी। लेकिन वो फिर बहाना करती है और कहती है कि नहीं, ये ज्योतिषी के साथ मेरे कुछ स्किन में प्रॉब्लम थी और उस वक्त की ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन भास्कर शेट्टी ने जिसके भी जरिए अपनी पति की जो जासूसी कराई और इस रिश्ते का सच जानने की कोशिश की, वो लगभग सब कुछ सामने आ गया था। इसके बाद से ये पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए। उडुपी में भास्कर शेट्टी उडुपी में उनका होटल है, वहां पर दुर्गा होटल। लेकिन अब इधर राजेश्वरी के दिमाग में ये बात आ गई कि उसके पति को सब कुछ पता चल चुका है, और ये जो करोड़ों की विरासत है, ये जो बिजनेस है, सुपरमार्केट की चेन है, होटल है, बहुत सारे शेयर में है, इंश्योरेंस के पैसे हैं, ये सब शायद उसके हिस्से से निकल जाए और जो आलिशान जिंदगी वो जी रही है शायद उससे छिन जाए, और शायद उसका पति अपनी वसीयत में उसे बेदखल कर दे, और साथ में उसके बेटे को भी। ये बात राजेश्वरी को परेशान करने लगी और वो सोचने लगी कि क्या करें। अब उसके बेटे नवनीत को भी ये बात मालूम थी। अब नवनीत भी परेशान हो गया कि अगर उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ा और जायदाद से बेदखल किया, तो उस मां के साथ शायद उसका भी वही हश्र होगा। अब यहीं से कहानी करवट लेती है। बीवी अपने पति के इस ऐशो आराम भरी जिंदगी से वंचित नहीं होना चाहती थी, महरूम नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी सारे लोग तक उसकी ऐश आराम, सब कुछ, इतने सारे पैसे, दौलत, ठाट बाट, ये छीने नहीं। लेकिन अब उसे एहसास था कि भास्कर शेट्टी के रहते हुए
ये मुमकिन नहीं है और भास्कर शेट्टी कभी भी वसीयत में उन्हें बेदखल कर सकता है। अब इसी के बाद माँ बाप ने प्लानिंग करनी शुरू की कि कैसे बचें, ये सारी दौलत भी अपने पास रहे और सब कुछ ठीक रहे। और उस प्लानिंग में उन्होंने उसी ज्योतिषी को भी शामिल किया, निरंजन भट्ट को। इसी उडुपी में निरंजन भट्ट को एक मकान लेकर दिया था राजेश्वरी ने, और उस मकान में आ चुके ये एक पंडित ज्योतिषी था निरंजन भट्ट, तो इसके और भी जो यजमान होते थे भक्त, तो उनके लिए पूजा पाठ ये सारे काम हवन नहीं करता था उसी घर में, और वो थोड़ा सा आबादी से दूर पे था। तो तीनों इस साजिश को बुनते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं कि भास्कर शेट्टी को रास्ते से हटाना है। एक पत्नी प्लान कर रही है अपने पति को मारने की, और उस प्लानिंग में उसका 20 साल का एक बेटा भी शामिल है, और वो भी कहता है कि हाँ, बाप को रास्ते से हटाना है। उधर ज्योतिषी का भी इसमें इंटरेस्ट है कि वो हट गया तो फिर उसका दखल और बढ़ेगा, और राजेश्वरी के साथ उसके रिश्ते थे ही ठीक ठाक। अब ये प्लान करते रहते हैं। प्लानिंग में ये कि कैसे मारें। पहले होता है स्लो पॉइजन दिया जाए, फिर होता नहीं वक्त लगेगा। फिर ये हुआ कि किसी बेहोश करके ड्रम में उसको डुबा दें पानी में ताकि मर जाए और ये कहें कि हम ड्राउनिंग का केस है, डूबने से मौत हुई। वो भी काम नहीं किया। फिर ये हुआ कि गोली मार देते हैं। अब भट्ट और उसका बेटा पिस्टल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिस्टल नहीं मिली, तो ये आइडिया भी ड्रॉप हो गया। लेकिन वो सोचते रहे कि कैसे करना है, और अभी प्लानिंग ही चल रही थी। लेकिन ये सारी प्लानिंग चल रही थी, तभी जुलाई 2016 की तारीख आ जाती है, और अचानक पता चलता है कि 25 या 26 जुलाई 2016 को भास्कर शेट्टी ने अपने वकील को बुलाया और एक वसीयत लिखाई है। और उस वसीयत में जो लिखाई, उस वसीयत के हिसाब से उन्होंने जो लिखा, उसमें यह था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी मां गुलाबी शेट्टी के नाम पे कर दिया जाए, और अगर मेरी मां की मौत मुझसे पहले हो जाती है तो फिर मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी 3 बहनों को 10% 30%, बाकी जो 70% है वो मेरे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, और मेरा जो भी बिजनेस है वो मेरे तीनों भाई जो है उसको टेक ओवर कर लें। मेरी बीवी राजेश्वरी और मेरे बेटे नवनीत को इसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी जो बिजनेस के अलावा भी था। कई प्रॉपर्टी थी जो रेंट पे थी, कई कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, बैंक में पैसे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट्स थे, ये सारी चीजें थी। कुल मिला के ये सब मामला करोड़ों से भी ऊपर बैठ रहा था। सऊदी अरब में, जैसे हमने बताया, कि पूरा सुपरमार्केट का चेन था, और उसमें बाकायदा विल में ये लिखा था कि मेरी बीवी राजेश्वरी और मेरे बेटे नवनीत का मेरी किसी भी प्रॉपर्टी पे, पैसों पे या बाकी जो भी कमाई है उसमें कोई भी उनका हिस्सा नहीं होगा। अब ये जब वसीयत लिखाई राजेश्वरी तक ये बात पहुंची, राजेश्वरी को लगा कि बस दुनिया खत्म, जो अब तक ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी सब कुछ खत्म, क्योंकि पति ने उसको फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इधर बेटे को भी पता चला, बेटा जवान 20 साल का, उसे भी गुस्सा आया। अब ये हुआ कि इस वसीयत पे अमल हो जाए उससे पहले कब करना है, और फिर मां बेटे ने उस ज्योतिषी के साथ मिलकर साजिश रची। 28 जुलाई 2016, 28 जुलाई 2016 शेखर भास्कर शेट्टी जो है वो अपने होटल दुर्गा से करीब 3 बजे अपने घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद वो सीधे बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम में नहाते हैं, और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बेटा, ज्योतिषी और मां वहीं घर में मौजूद थे। अचानक धोखे से एक पेपर स्प्रे उनकी तरफ मारा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाए, आंखें में कुछ दिखाई न दे। और इसके बाद जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, तब तक राजेश्वरी, उनकी अपनी पत्नी, लोहे के रॉड लेकर एक सर पे पीछे से जोर से हमला करती है। सर पकड़कर भास्कर शेट्टी नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद बेटा और पंडित, वो जो ज्योतिषी है निरंजन भट्ट, ये दोनों जबरदस्ती मुंह खोलकर उनके मुंह में पॉइजन डालते हैं, जहर देते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्हें लगता है कि शायद मर गया, लेकिन यकीन नहीं होता, फिर मुंह खोलते हैं और जहर देते हैं, और तब तक शायद ये 3:30 से 4 के दरमियान भास्कर शेट्टी की मौत हो जाती है। मौत के बाद ये लोग वहीं इंतजार करते हैं। फिर शाम को, आलीशान बंगला था, लाश को उठाते हैं, गाड़ी की डिक्की में रखते हैं, और गाड़ी लेकर वहां से इस ज्योतिषी निरंजन भट्ट के उस घर में पहुंचते हैं जो आउटस्कर्ट पे था, सन्नाटे में था, इसी उडुपी में, और जिस घर का इस्तेमाल वो पूजा पाठ के लिए भी किया करता था। अब तीनों घर पहुंचते हैं। इससे पहले इधर निरंजन भट्ट ये करता है कि उसकी मां बीमार थी,
तो ये 27 जुलाई को ही इस कत्ल से पहले एक दिन अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है कि घर में तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं हो रही माँ, तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहां ठीक हो जाओगे। माँ को भी लगा कि बेटा मेरा इतना ख्याल रख रहा मेरा। वहां हॉस्पिटल चली गई तो फिर हॉस्पिटल में कोई तीमारदार चाहिए, तो फिर निरंजन भट्ट ने अपने बाप से कहा कि मैं हॉस्पिटल में, तो आप नहीं हॉस्पिटल में रहिए, उनकी देखभाल कीजिए, मुझे कई काम है। तो अब माँ और बाप दोनों हॉस्पिटल में, घर में कोई नहीं है। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद 28 जुलाई की शाम, देर शाम, ये तीनों गाड़ी में भास्कर शेट्टी की लाश लेकर इसी जोशी निरंजन भट्ट के घर में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद लाश निकाली जाती है। उसके बाद बाकायदा एक हवन कुंड तैयार किया जाता है, एक बड़ी सी चिता के साइज की। उसके बाद आग लगाई जाती है, उसमें लाश डाली जाती है और पूरे रीति रिवाज, चंड मंत्रोच्चारण के साथ लाश को जलाने का काम शुरू होता है। और उस वक्त राजेश्वरी, बेटा उसका और जोशी तीनों मौजूद हैं। अब बाकायदा घंटियां भी बज रही हैं, बाकायदा जोर जोर से सारे मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं और उसके बीच में एक लाश को जलाया जा रहा है और इस तरीके से जैसे कि एक किसी हवन और यज्ञ का कोई सिलसिला चल रहा हो। इस दौरान में इनका जो ड्राइवर था राजेश्वरी का, ये वहां पर आ जाता है और आने के बाद वो देखता है कि इस जो भी पूजा हो रहा है तो उसमें अजीब सी गंध आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि एक इंसानी मांस के जलने की गंध थी। तो आकर पूछता है निरंजन भट्ट से, ये क्या है, राजेश्वरी से। तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बेटे के लिए एक यज्ञ हो रहा है और उसमें हमने 9 मुर्गों की बलि दी है और वही मुर्गे हैं जो उसी की ये गंध आ रही है। तो चुप हो जाता है, फिर वो बाहर उसको भेज दिया जाता है। अब इसके बाद लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है, ये लोग छोड़ देते हैं। फिर देर रात तब उसमें से वो चुनते हैं ताकि जो हड्डियां वो सबूत न रहे। इतने में वो ड्राइवर फिर से आ जाता है। अब जब ड्राइवर आता है तो वो कहता है लाओ मैं भी मदद करूं, मालकिन थी। बट बोलता नहीं रहने दो, पर वो जबरदस्ती करने लगता है और जब वो राख चुनता है और एक वो उन्होंने एक रखा हुआ था जिसमें उसको ले जाना था, तो अचानक उसकी नजर इंसानी हड्डियों पर पड़ती है। तो चौंक उठता है, ये तब वो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, कहते खामोश रहो। और ये जो है भास्कर शेट्टी की लाश और ये उसकी हड्डियां हैं। अगर तूने मुंह खोला तो तुझे भी यूं ही मार देंगे। वो घबरा गया, डर गया। फिर उन्होंने कहा कि हम तुझे पैसे देंगे, लालच में आ गया। इसके बाद ये लोग सारी राख चुनते हैं, हड्डियां चुनते हैं और वहीं ले जाकर एक टल्ली या कोई नदी है शायद, वहां पे इसको बहा देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग घर लौट आते हैं और आराम से सो जाते हैं। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद, एक बेटा अपने बाप को मारने के बाद चैन की नींद सो जाता है। और अब इनका ये था कि उस वसीयत को रोकना और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी माँ बेटे की होगी। इधर 28 जुलाई अब 29 जुलाई में तब्दील हो जाती है। 24 घंटा बीत गया। माँ जो है उनकी डेली बेटा फोन करता था, लेकिन उस दिन गुलाबी शेट्टी के पास फोन नहीं आया। गुलाबी शेट्टी ने पलट कर अपने बेटे को कई बार कॉल किया, बेटे ने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने घर फोन किया तो इधर राजेश्वरी और बेटे ने कहा कि वो पता नहीं घर नहीं लौटे। पर गुलाबी शेट्टी यानी कि भास्कर शेट्टी की मां को तो शक, और बेटे और बहू के बीच के झगड़े, तकरार और बहू का इस जोशी के साथ रिश्ता, इसकी भनक उन्हें थी। तो उन्हें डाउट हुआ कि पहली बार ऐसा है कि बेटा अचानक गायब है। अच्छा, अगस्त में वापस लौटना था भास्कर शेट्टी को सऊदी अरब, मई में आया था और ये 28 जुलाई का इंसिडेंट है। 29 जुलाई को मां ने कंप्लेंट की और कंप्लेंट में उन्होंने लिखाया कि मेरा बेटा गायब है और मुझे शक जो है कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना गया हो, और शक जो है मेरी बहू और मेरे पोते पर है। मां ने अपने कंप्लेंट में वजह बताई शक की। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, दोनों ने कुछ नहीं बताया। अब मां के जरिए उस रिश्ते की भी बात पता चली जोशी की, तो निरंजन भट्ट को पुलिस ने उठाया। इसमें सबसे कमजोर कड़ी था वो एक जोशी आदमी, क्राइम से कोई लेना देना नहीं, वो तो मोहब्बत और लालच में पड़ गया। तो जब उसको उठाया तो पहले तो वो भागता रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उठाया और उसको लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। लेकिन वो मुंह खोलते ही वो एक हीरे की अंगूठी पहनता तो उसने वो निकल लिया। फौरन उसको अस्पताल ले जाया गया, वहां किसी तरह उसकी जान बचाई गई। जब जान बचाई गई तो फिर उसने अपना पूरा मुंह खोला और सच बताया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, राजेश्वरी को गिरफ्तार किया गया, बेटे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मां बेटे दोनों लगातार इस जुर्म से इनकार करते रहे। पर पुलिस अपनी जांच करती रही। पंडित जो है वो निरंजन भट्ट, वो चश्मदीद एक तरह से हो गया, उसने सारी बात बताई। इस दौरान में इस ड्राइवर की भी एंट्री हुई, ड्राइवर को भी पुलिस ने उठा लिया, लेकिन पता चला कि ड्राइवर को इस कत्ल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हाँ, सबूत मिटाने में उसने जरूर मदद की, लेकिन अरेस्ट किया। फिर एक शक
निरंजन भट्ट जो ज्योतिषी है उसके पिता पर भी गया, जो उस दिन हॉस्पिटल में थे, और पुलिस का यह मानना था कि उसके पिता भी कहीं शामिल है। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी दौरान में निरंजन भट्ट के पिता की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने। इसके बाद मुकदमा चलता रहा। इन लोगों ने बेल की पूरी कोशिश की, बड़े लोग थे, राजेश्वरी और उसके बेटे ने, पर लोअर कोर्ट ने पहले देने से मना किया, हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। इस दौरान में उडुपी की जिला अदालत में ये मामला मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 4 साल बीते। 4 साल के बाद फैसला आया। अदालत ने ड्राइवर को बरी कर दिया, लेकिन भास्कर की पत्नी राजेश्वरी, उसके बेटे नवनीत और ज्योतिषी निरंजन भट्ट, इन तीनों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई, लाइफ इंप्रिजमेंट, जब तक कि ये जिंदा है। ये उडुपी के इतिहास में और कई इसकी कहानियों के जमीन जो है वहां पे मैंगलुरु में भी है, इससे बड़ी और सनसनीखेज वारदात नहीं हुई। एक इतने बड़े कारोबारी की इस तरह से कत्ल, और वो भी उसकी अपनी पत्नी और अपने बेटे के हाथों। जो पूरी चार्जशीट है इस मामले में अदालत में पेश की गई उडुपी पुलिस की तरफ से, तो कैसे ये मौत दी गई, कैसे उसके बाद ये यज्ञ हुआ, कैसे राख और हड्डियां चुनी गई फूल की तरह, कैसे जहर दिया गया, ये सारी चीजें उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें भास्कर शेट्टी की मौत की कहानी लिखी है। तो भास्कर शेट्टी की पत्नी, बेटे और ये ज्योतिषी निरंजन भट्ट इस वक्त जेल में है। तो ये थी कहानी उडुपी के उस कारोबारी की जिसकी मौत की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी और उसके अपने बेटे ने रची। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।